हिमाचल के सोलन में चिकली नदी में सेल्फी लेने गए 5 लोगों की जान पर बन आई। नालागढ़ में 5 लोग सेल्फी लेने गए थे। उस समय नदी में काफी कम पानी था। अचानक सैलाब आ जाने से ये लोग फंस गए थे, जिसके बाद एक चट्टान पर खड़े होकर इन लोगों ने मदद की गुहार लगाई। रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोगों ने नदी के बीच फंसे लोगों का काफी देर की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया। इन लोगों को रस्सी फेंक कर एक एक कर निकाला गया। रेस्क्यू के दौरान प्रशासन की टीम इन लोगों का हौसला बढ़ाती रही। रेस्क्यू के बाद 5 लोगों ने टीम का आभार जताया। प्रशासन और सरकार लगातार नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दे रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। कलई गांव में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सेना के जवानों ने 5 लोगों का रेस्क्यू कर लिया। देखिए कैसे रस्सियों और नाव के जरिए पानी के तेज बहाव के बीच फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दरअसल बाढ़ में गुरुवार को 30 लोग फंस गए थे, लेकिन सेना के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी लोगों को सैलाब से निकालने में मदद कर रही है। पुंछ के मेढर में भी कुदरत की मार के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। छतरल गांव में जेसीबी की मदद से प्रशासन ने स्कूली छात्रों को नदी पार कराई। सेना और एसडीआरएफ की टीम इलाके के बाकी लोगों को भी उफनती नदी से सुरक्षित निकाल रहे हैं। अगर पानी के इतने तेज बहाव में कोई निकलने की कोशिश करेगा तो उसके नदी में बह जाने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। जेसीबी से बच्चों को नदी पार कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में लोगों को पानी के प्रकोप से निजात नहीं मिल रही। सूरसागर के खरबूजा बावड़ी इलाके में कई फीट तक पानी भरा दिखा। घरों में पानी भरने से लोग लाचार दिख रहे हैं। इतनी मुसीबत के बावजूद जोधपुर में लोगों ने सैलाब के आगे सरेंडर नहीं किया है। स्थानीय लोग जुगाड़ की नाव चलाते दिखे। देखिए एलपीजी के खाली सिलेंडर और लकड़ी के पटरों से बनाई गई इस नाव से लोग जरूरी काम निपटाने निकले हैं। हालात बेकाबू होता देख सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। जवान नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, साथ ही उन्हें जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं। जल जमाव के बीच कई गाड़ियों का चक्का जाम हो गया। पानी के बीच गाड़ियां बंद हुई तो लोग धक्का लगाते नजर आए। उत्तराखंड में बारिश के बाद लगातार हो रही लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। चमोली के पुरसाड़ी में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन के बाद हाईवे मलबे से पटा दिखाई दिया। लैंडस्लाइड के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई। मलबा आने से सैकड़ों यात्री दोनों ओर फंस गए। वहीं नैनीताल में भी नेशनल हाईवे पर 15 जगह डेंजर जोन बनाए गए हैं। यहाँ भी बारिश और लैंडस्लाइड से सड़कों पर कई गड्ढे हो गए हैं। बागेश्वर में भी लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। रतमोली इलाके में लैंडस्लाइड से पूरी पहाड़ी खिसक गई, जिससे 100 मीटर सड़क जमींदोज हो गई। लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर मलबे का ढेर दिखा, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। पंजाब और हरियाणा में बारिश ने लोगों के साथ किसानों की भी मुश्किल बढ़ा दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। खेतों में बारिश का पानी भरने से सैकड़ों हेक्टेयर खेती बर्बाद हो चुकी है। भगवंत मान ने मुक्तसर साहिब और फजीलका में बारिश से बर्बाद हुए इलाकों का एरियल सर्वे किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। उधर हरियाणा के सिरसा में शहर में भारी बारिश के बाद जल जमाव से लोग परेशान दिखे। बारिश धान की खेती के लिए तो वरदान है, लेकिन कॉटन की खेती के लिए बरसात से नुकसान है। भले ही वाराणसी में ज्यादा बारिश न हुई हो, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद वाराणसी में गंगा उफान पर है। घाटों के किनारे बने मंदिर डूब चुके हैं या डूबने की कगार पर है। सबसे ज्यादा मुश्किल अंतिम संस्कार में हो रही है। जलस्तर बढ़ने के बाद सीढ़ियों पर शव का अंतिम संस्कार करने पर लोग मजबूर हैं। देखिए घाटों की सीढ़ियों पर कैसे चिताएं जल रही हैं। नाव नहीं चलने से विदेशी सैलानियों को भी निराशा हो रही है। यूपी के हाथरस में भारी बारिश के बाद गलियों में कई फीट तक पानी भरा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। हाथरस में बारिश के बाद सड़कों पर सीवर का गंदा पानी भी बह रहा है। स्कूली बच्चों को जब ऐसे इलाकों से निकलना होता है तो उन्हें हाथों में जूते लेकर निकलना पड़ता है। बारिश के बाद हो रहे जल जमाव से प्रशासन के इंतजाम के दावों की सच्चाई सामने आ गई है। काफी दिन तक बारिश का पानी भरे रहने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश और मानसून संकट भारी पड़ रहा है। पहाड़ों पर इसका जबरदस्त असर दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बालद नदी में कबाड़ से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। पानी का बहाव तेज होने से ट्रैक्टर में सवार तीनों लोग 1 घंटे पानी में फंसे रहे। ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटने के बाद तीनों पानी में गिर गए, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से इनकी जान बच पाई, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बह गया।
गुरुग्राम के सबसे पौष माने जाने वाले इलाके में भयंकर जलभराव, अरावली से उतरने वाले पानी ने किया हाल बेहाल। सोशल मीडिया पर भयंकर वाटर लॉगिंग का वीडियो वायरल हो गया। खुल गई गुरुग्राम को जलभराव रहित बनाने के दावों की पोल। गुरुवार शाम हुई बारिश का वीडियो वायरल हुआ। प्रशासन की तरफ से बनाया गया नया ड्रेन भी मिलेनियम सिटी को बचाने में नाकाम रहा। धौलपुर में मूसलाधार बारिश से शहर और गली मोहल्ले दरिया बन गए। निचली बस्तियों के घरों में पानी घुस गया। जिले में करीब 8 मिलीमीटर बारिश हुई। तेज बारिश में 50 फीट लंबी दीवार गिर गई। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मुकाबले में 68 रनों से हरा दिया है। मैच में ताबड़तोड़ 41 रनों की पारी खेलने वाले दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। रनों के लिहाज से भारतीय टीम की वेस्टइंडीज पर यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। टीम ने इससे पहले 6 नवंबर 2018 को लखनऊ में वेस्टइंडीज को 71 रनों से शिकस्त दिया था। पीएम ने यूएन में पीस कीपिंग मिशन पर हमले का मुद्दा उठाया है। 2 बीएसएफ जवानों की शहादत पर पीएम ने यूएन महासचिव गुटेरेस से बात की और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। यह हमला कांगो में शांति मिशन पर हुआ था, जहां भारत के कुछ सुरक्षाकर्मी यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत तैनात हैं। यूएन महासचिव ने 2 भारतीय जवानों की शहादत पर दुख प्रकट किया और हमले की निंदा की। उन्होंने दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीएम मोदी आज विधिक सेवा प्राधिकरणों की राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। डीएलएसए यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की बैठक को नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने आयोजित किया है, जिसका मकसद आम आदमी को सस्ता न्याय दिलाना है। आज जेपी नड्डा मिशन बिहार पर होंगे। नड्डा पटना में रोड शो करेंगे। इसके बाद बिहार बीजेपी की भी बैठक होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। कल बैठक के समापन के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह भी जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके जेपी नड्डा रोड शो करते हुए गांधी मैदान स्थित जेपी प्रतिमा तक पहुंचेंगे। दोपहर 1:45 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष होटल मौर्य में आयोजित ग्राम संसद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा पटना विश्वविद्यालय भी जाएंगे, जहां उन्हें पढ़ाने वाले तथा वर्तमान शिक्षकों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार जल्द हो जाएगा। शिंदे गुट के साथ मंत्री पदों और विभागों पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही दिल्ली आ सकते हैं। उन्होंने पिछले 2 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विधायकों से चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट की तरफ से 20 मंत्री पद की मांग की गई थी। 15 से 17 मंत्री पद बीजेपी हाईकमान देने को राजी है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सहयोग से 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। दरअसल शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पीएफआई चंदा इकट्ठा कर मुस्लिम युवकों को असामाजिक गतिविधियों की ट्रेनिंग देता है। खुलासा तेलंगाना पुलिस की केस डायरी से हुआ है। मुस्लिम बहुल मोहल्लों और मदरसों में मार्शल आर्ट, कुंफू और पत्थर चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इतना ही नहीं, पीएफआई ने दक्षिण भारत में अपने 200 से ज्यादा कैडर्स तैयार कर लिए हैं, जिनका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इस सनसनीखेज दस्तावेज के सामने आते ही हिंदुस्तान की तमाम खुफिया और पुलिस एजेंसियां चौकन्नी हो गई। आतंक के इस मॉड्यूल पर गहरी चोट के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसकी एक कॉपी आज तक के हाथ लगी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मिले सबूत पर्याप्त हैं। कोर्ट के मुताबिक पेश किए गए सारे सबूत आप नेता के खिलाफ हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले के चलते मंत्री पद गंवाने वाले पार्थ चटर्जी ने पहली बार पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब पार्थ चटर्जी से पार्टी के फैसले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वक्त बताएगा। इस समय पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी ईडी की कस्टडी में है। जांच एजेंसी लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है। इस बीच खबर है कि ईडी पार्थ चटर्जी के कुछ और ठिकानों पर भी छापेमारी कर सकती है। पश्चिम बंगाल की सियासत में पार्थ चटर्जी और उनसे जुड़े शिक्षा घोटाले ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच खबर है कि ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर सकती है।
जिन भी मंत्रियों पर संदेह है, जिन पर भ्रष्टाचार के छोटे या बड़े आरोप हैं, उन सभी पर गाज गिर सकती है। ये भी संभव है कि पूरा मंत्रिमंडल खुद ही अपना इस्तीफा दे दे। इसके बाद ममता बनर्जी अपने नए मंत्रिमंडल का फिर से गठन कर सकती हैं। नए मंत्रिमंडल में उन तमाम नेताओं को किनारे किया जा सकता है जिन पर या तो गंभीर आरोप हैं या जो जांच एजेंसियों के रडार पर आ सकते हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी और भी बढ़ सकती है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एंटी करप्शन जांच को दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के करप्शन में लिप्त होने को लेकर जांच करने का आदेश दिया है। हाल ही में उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे लेकर पहले ही दिल्ली में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर अपने बयान के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जुबान फिसलने की वजह से उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया। उन्हें इसके लिए खेद है और वो इसके लिए माफी मांगते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी चिट्ठी में कहा कि मैंने आपके पद को परिभाषित करने के लिए गलती से एक अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया था। मुझे इसका खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा सिर्फ जुबान फिसलने की वजह से हुआ था। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब उद्धव ठाकरे के भतीजे निहार ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। निहार ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनके समर्थन का वादा किया। निहार ठाकरे बाला साहब ठाकरे के दूसरे बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं। साल 1996 में सड़क दुर्घटना में बिंदु माधव ठाकरे का निधन हो गया था। कर्नाटक में हुए प्रवीण नेटारू हत्याकांड की जांच एनआईए करेगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्र सरकार से हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपने की सिफारिश की है। प्रवीण नेटारू बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, जिनकी 26 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि प्रवीण की हत्या एक सुनियोजित संगठित अपराध है। इस मुद्दे पर राज्य के आला अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और पूरा विवरण मांगा गया है। कर्नाटक में लगातार 3 हत्याओं से तनाव है। इसी बीच जेडीएस ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के योगी मॉडल वाले बयान पर पलटवार किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को प्रदेश से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। कुमारस्वामी ने बीजेपी को राज्य के लिए आपदा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 1000 मोदी भी कर्नाटक आ जाएंगे तो उनका मॉडल काम नहीं करने वाला। मुख्यमंत्री बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि अगर स्थिति की मांग हुई तो उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार के योगी मॉडल को राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने के लिए अपनाया जा सकता है। दो 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में हुए निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया है। मध्य प्रदेश के 51 जिलों में से 41 पर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि बताया। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा बताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजे 2023 में बीजेपी की प्रचंड जीत को अग्रसर करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। दरअसल कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लिया। इसकी भनक लगते ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और आरिफ मसूद सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के बीच बीजेपी के रामकुमार गुर्जर ने कांग्रेस की रश्मि भार्गव को हराकर भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया।